जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। आज 22 सितंबर है और 22 सितंबर को हम लोग करंट अफेयर्स देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग डेली जैसे हम लोग मैप प्रैक्टिस करते हैं उसी तरीके से मैप प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद से स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट इसको देखेंगे, फिर श्रेयस स्कीम, फिर यूएनसी ITRAL इसके बारे में देखेंगे क्या है। उसके बाद से फिर ट्रूनेट परीक्षण, उसके बाद से शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई, तो ये न्यूज में है। तो सारी चीजें इसके बारे में देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है जितने भी यहाँ पे टॉपिक्स हैं। और ये सभी टॉपिक्स द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, इकोनॉमिक टाइम्स और डाउन टू अर्थ जिसमें भी इंपॉर्टेंट होता है उन सभी को हम लोग यहाँ पे एक साथ मर्ज करके लेकर के आता हूं मैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम लोग मैप देखते हैं कि आज हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो देखिए आज हम लोग देखेंगे मैप में, देखिए ये सबसे पहले तो आप लोग पूरा मैप दिख रहा होगा। देखिए ये थोड़ा सा इसमें हो सकता है कि अगर आप लोगों को दिखेगा थोड़ा सा हैंग होगा, है ना। मैप थोड़ा सा क्लियर होगा तो दिखेगा। अब आप लोगों को दिख रहा होगा इसमें, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, एक बार चेक करके देखता हूँ। हाँ ठीक है। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ईस्ट तिमोर, ठीक है, कहाँ पे है ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे सर्कल नहीं हो रहा है, थोड़ा सा हैंग होने लगता है ना, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर ये दिल्ली करके लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये ईस्ट तिमोर के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। देखिए ध्यान से, पहले तो थोड़ा सा बड़ा मैप जब था आप उस समय देखे थे, और ये आपको दिख रहा है कि इंडोनेशिया वाले इस एरिया में हम लोग इसको देख रहे हैं। ठीक है, तो इंडोनेशिया का जो क्षेत्र है उसी के बीच में आपको दिखेगा कि छोटा सा एक द्वीप दिखेगा यहाँ पे, ईस्ट तिमोर। ठीक है, अगर आप लोग को इसमें कर्सर भी दिख रहा होगा, है ना, थोड़ा सा हैंग हो गया इसलिए वहां पे मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, हैंग हो रहा है ना। देखिए हुआ है, तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो क्षेत्र है ना, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। याद रखिएगा ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये इंडोनेशिया के बहुत सारे अलग अलग द्वीप है, इन सभी द्वीपों के बीच में। ठीक है, और अगर मैं आपको इसको थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ, अगर ये छोटा हो जाए तो देखिए। अब अगर आप लोगों को मैं पहले चेक कर लेता हूँ एक बार, अच्छे से दिख रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको रुक करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए अगर आप इसको देखेंगे तो ये जो है यहाँ पे दिख रहा है आपको ईस्ट तिमोर, ठीक है, या फिर पूर्वी तिमोर इसको कह सकते हैं। तो देखिए इसके बारे में कुछ कुछ चीज़ें याद रखें, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भारत के द्वारा अभी ये जो दिल्ली दिख रहा है इसका ये राजधानी है, ठीक है, ईस्ट तिमोर का। यहाँ पे दूतावास ओपन करने का अभी प्लान चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भारत का दूतावास ओपन किया जाएगा दिल्ली, ठीक है, इस जगह पे, ये राजधानी है दिल्ली। तो ये इस चीज को याद रखेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैप के दृष्टि से यूपीएससी प्रीलिम्स में आप देखते हैं इस तरीके से मैप से प्रश्न बनता है, तो इसका लोकेशन अच्छे से ध्यान रखें। देखिए ये इक्वेटर के किधर साइड में है, तो इक्वेटर के आप देखेंगे कि दक्षिणी क्षेत्र में है, प्लस इंडोनेशिया से पूरा घिरा हुआ है, आप ये मान सकते हैं। इंडोनेशिया के ये पूरा इंडोनेशिया का जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये पूरा इसका आइलैंड अलग अलग दिख रहा है, उसी के बीच में आपको दिखेगा। फिर ऑस्ट्रेलिया आपको दिखेगा, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट उत्तरी क्षेत्र में आपको दिखेगा। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी देख रहे हैं, तो पापुआ न्यू गिनी के जस्ट ये पश्चिम में आपको दिखेगा। तो इस तरीके से पूरे सर्कल में आप इसको देखेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे इसको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अब अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, टॉपिक में देखते हैं अपने को। देखिए सबसे पहला अपना टॉपिक है यहाँ पे स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर कहीं पे भी मेंस से मतलब ये जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट तो हमारे प्रीलिम्स के लिए जैसे इसमें कुछ कुछ फैक्ट अगर रहता है तो उससे क्वेश्चन पूछ लेता है कौन जारी करता है, ऐसा कुछ प्रश्न बन जाता है। लेकिन अगर आपको इस तरीके से ये बेरोजगारी से संबंधित है, ठीक है, तो बेरोजगारी से संबंधित अगर किसी भी प्रकार का अगर प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आप वहां पे इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो इसके बारे में याद रखेंगे कि जो स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट, ठीक है, तो ये एक तरीके से जो रिपोर्ट है
ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, सबसे पहला पॉइंट ये याद रखेंगे। तो ये है अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के द्वारा ये निकाला जाता है, ठीक है। तो इसके द्वारा फिर सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, तो इस नाम से इसको निकाला जाता है रिपोर्ट। अब इसमें क्या बातें बोली जा रही है, तो देखिए इसमें रिपोर्ट में क्या बातें बताई गई हैं। 25 वर्ष से कम उम्र के, ठीक है, लगभग 42.3% जो स्नातक हैं वे बेरोजगार हैं, ठीक है। इनके अनुसार से ये जो रिपोर्ट है, इनके अनुसार से ये बताया जा रहा है। तो इस तरीके से आप कहीं पे भी एक तरीके से रेफरेंस भी देते हैं ना, अगर आप आंसर लिखते हैं तो उस समय रेफरेंस देते हैं तो आपको काफी एक हाईलाइट होता है, वहां पे आपकी बातें हाईलाइट होती है, ठीक है। उसके बाद से देखिए समग्र बेरोजगारी दर अगर हम लोग देखें 2017-18 का, तो उस समय 8.7% था, ठीक है, जो कि 2021-22 में ये 6.6% हो गया। लेकिन 21-22 में अगर हम लोग उसी समय देखें तो 25 साल से कम उम्र के जो यहाँ पे एक तरीके से स्नातक हम लोग माने तो ये 42% से अधिक स्नातक मतलब बेरोजगार थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2021-22 का अगर स्थिति हम लोग देख रहे हैं तो इसमें 25 साल से कम उम्र के जितने भी स्नातक हैं वो लोग 42% तक आपको यहाँ पे बेरोजगार इसमें रिपोर्ट में बताया जा रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एक चीज और खास बातें हैं ये भी कि कार्यबल में महिलाओं की जो भागीदारी है उसमें आप देखते हैं तो अभी उस समय कोरोना का समय भी चल रहा था, है ना। तो उस समय के बाद से लगभग 60% महिलाएं जो है स्वरोजगार में है, जबकि जब महामारी था उससे पहले 50% थे। तो अभी मतलब एक तरीके से इनका जो है कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी दर कम हुआ है महिलाओं के अगर संबंध में देखें तो। पुरुषों में अगर स्नातक में अगर हम लोग देखें इसको टोटल में अगर हम लोग देखें सर, तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ बेरोजगारी दर बढ़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से इस रिपोर्ट को ध्यान रखेंगे। इसमें बस इतना ही बातें हैं। श्रेयस स्कीम देखते हैं। श्रेयस स्कीम जो है अगला टॉपिक है। ये श्रेयस स्कीम में सबसे पहले प्रीलिम्स के लिए क्या क्या पॉइंट याद रखना है, तो देखिए सबसे पहला तो इसका कई बार यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ लेता है कई एग्जाम्स में, ठीक है। तो इसमें इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, द स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल्स, ठीक है। तो इतना आप याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म। उसके बाद से देखिए इस योजना, ये जो योजना है वो किससे संबंधित है, तो ये योजना जो है एससी ओबीसी छात्रों के शिक्षा के लिए, ये मतलब शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। और ये कब शुरू किया गया, तो ये 2014 में शुरू किया गया, ठीक है। बाकी इसमें अभी जो है ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी इसके लिए अब चर्चा चल रहा है, क्योंकि 2023 लगभग 2014 से 2023 तक का प्लान था, तो उसमें आप देख रहे हैं कि अब इतना ही में लगभग 2300 करोड़ रुपए का यहाँ पे आवंटित किया गया था, ठीक है। तो इसलिए भी प्लस अभी जो स्कॉलरशिप योजना के तहत इसमें 4 अलग अलग योजनाएं जोड़ी गई हैं, मैं उसको ही बताऊंगा। अभी यहाँ पे देखते हैं कि मतलब लगभग 21,000 से अधिक छात्रों को भी उच्च शिक्षा में लाभ मिला है। तो ये सब चीजें गवर्नमेंट अपना ये सब मतलब एक तरीके से अपना कार्य दिखाने के लिए भी यहाँ पे अब मतलब दिख रहा है, इसलिए ये न्यूज में आ गया है, ठीक है। अब इसमें मुख्य रूप से क्या क्या बातें ध्यान रखना है हम लोगों को अपने एग्जाम की दृष्टि से, तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताया कि इसका फुल फॉर्म, दूसरा ये किससे संबंधित है, ठीक है, तीसरा ये कब इसको लाया गया, तो ये 2014 में, तीसरा पॉइंट इतना बस इसमें याद रखेंगे। चौथा पॉइंट आपको इसमें याद रखना है कि ये जो योजना है, जो श्रेयस योजना है, उसके अंतर्गत और कितनी उप योजनाएं इसके साथ शामिल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो इसमें अलग उप योजनाएं हैं, देखिए 4 यहाँ पे योजनाएं आपको दिख रहा है। अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना, फिर अनुसूचित जाति के लिए सर्वोच्च श्रेणी की शिक्षा, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय प्रवासी योजना, अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप, ठीक है। तो इस तरीके से ये 4 योजनाएं जो हैं इसके अंतर्गत उप योजनाएं, ठीक है। तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे, बस 4 पॉइंट इसमें अच्छे से ध्यान रखिएगा।
देखिए अगला पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र आयोग ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं UNCITRAL, ठीक है। तो इस तरीके से ये याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बात हुआ, इसमें अभी लगभग 14 से 16 सितंबर तक इसका एक तरीके से सम्मेलन हुआ, जो कि खुद हमारे नई दिल्ली में हुआ, ठीक है। तो 2023 का इसका सम्मेलन कहाँ हुआ, पहला पॉइंट में आप याद रखिएगा कि ये नई दिल्ली में हुआ, ठीक है। और नई दिल्ली में अगर हुआ तो आखिर इसमें जो ये सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन का एक तरीके से मुख्य फोकस पॉइंट क्या था। तो इसमें बहुत सारी पहले बातें हुई, ठीक है। क्या क्या बात हुई इसमें, तो देखिए न्यायपालिका संबंधित, नौकरशाही, शिक्षा, कानूनी प्रक्रिया, इन सभी चीजों से संबंधित बातें हुई, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको और बताता हूँ इसी में, मैं फिर आगे और बताऊंगा उसके बारे में। देखिए फिर डिजिटल अर्थव्यवस्था, MSME ऋण तक पहुंची, ये सभी, दिवालियापन, ठीक है, और निवेशक राज्य विवाद निपटान सुधार, ये सारी चीजों पे बात हुई, ठीक है। तो ये सब चीजें मेन बात हुई, लेकिन सबसे मुख्य रूप से फोकस पॉइंट था अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के बारे में, ठीक है। अब आयोजन किसके द्वारा कराया गया था, तो आयोजन आप देखें कि विदेश मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है, विदेश मंत्रालय, फिर UNCITRAL, जो अभी शॉर्ट फॉर्म है इसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद से राष्ट्रीय समन्वय समिति, इन सभी ने मिल करके संयुक्त रूप से जो है मिल करके लोग आयोजन किए इसका, ठीक है। तो ये सब कुछ पॉइंट जो है इसको आप नोट डाउन करके रखेंगे, याद रखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये जो UNCITRAL जो ये है क्या, है ना, इसके बारे में भी कुछ पॉइंट हम लोग को याद रखना जरूरी है। देखिए एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए जिम्मेदार है। तो ये एक UN का ही एक अलग एक तरीके से आयोग है, ठीक है। इसका प्राथमिक लक्ष्य क्या है, तो इसका प्राथमिक लक्ष्य है सीमा पार वाणिज्यिक लेन देन में निष्पक्षता, पारदर्शिता, दक्षता को बढ़ावा देने के लिए ये कानूनी ढांचे का निर्माण कर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाता है। इसका मतलब क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम्स है उन सभी को एक तरीके से इसमें ये मैनेज करता है, ठीक है। उसको और मतलब एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधापूर्वक बनाने का ये प्रयास करता है, ठीक है। तो इसके क्षेत्र में काम करता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में मुख्य रूप से, ठीक है। बस देखिए इसमें कार्य भी है, यहाँ पे सम्मेलनों, मॉडल कानूनों एवं अन्य उपकरणों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानूनों के प्रगतिशील सामंजस्य और एकीकरण को बढ़ावा देता है। ये इसकी स्थापना कब हुई, तो 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क और वियना में है इसका मुख्यालय, ठीक है। इतनी चीजें याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक ये वर्ड के रूप में कई बार प्रीलिम्स में आपको प्रश्न दिखेगा, तो ये ट्रूनेट परीक्षण, ठीक है। तो ट्रूनेट परीक्षण क्या है, ये आपको खास करके इसके बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें देखिए कि ये ट्रूनेट परीक्षण है, एक वर्ड में सबसे पहला पॉइंट तो इसमें आप ये याद रखेंगे कि ये आखिर किससे संबंधित है, ठीक है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि लगातार केरल में आपको न्यूज वगैरह सब दिख रहा है, तो ये निपा वायरस, ठीक है, इससे संबंधित है, ठीक है, इसके परीक्षण से संबंधित है। ये एक टूल है जो कि निपा वायरस को चेक करने में मदद करेगा, ठीक है। और ये चेक कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो परीक्षण है, ये परीक्षण मुख्य रूप से जो है गोवा में स्थित कंपनी कौन है, तो मोल बायो डायग्नोसिस, और बेंगलोर में स्थित अनुसंधान और डेवलपमेंट विंग बिग टेक लैब्स, ये दोनों मिल करके इसको एक तरीके से ये रैपिड मॉलिक्यूलर टेस्ट है, ठीक है। तो लोग मिल करके एक रैपिड मॉलिक्यूलर टेस्ट ये लोग करेंगे साथ में, ठीक है। उसके बाद से जो ये ट्रूनेट है, इसी का ये एक तरीके से ये क्या करेगा, तो ये माइक्रोबियल न्यूक्लिक एसिड यानी कि DNA, ठीक है। तो DNA की सूक्ष्म मात्रा को देखने और इसकी मात्रा निर्धारित करने के लिए चिप आधारित रियल टाइम PCR का उपयोग करता है। तो ये जो परीक्षण है
ये ट्रूनेट परीक्षण है उसमें आपको डीएनए दिखेगा, ठीक है, मतलब डीएनए को मुख्य रूप से उसी को ये लोग चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद से ये क्या करेगा, ये जो ट्रूनेट परीक्षण है ये रोगों के लिए शीघ्र निदान यानी कि मदद करेगा, उसमें हेल्प करेगा। और ट्रूनेट मुख्य रूप से ट्रूनेट मशीन क्या है, तो ये एक बैटरी के द्वारा संचालित होता है और लगभग 1 घंटे में ये परिणाम भी प्रदान करता है, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ कुछ बातें ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे निपा वायरस के बारे में पहले ही बताया हूँ, लेकिन एक बार और देख लीजिए, क्योंकि ये लगभग कई बार आपको लगभग हर साल या कुछ 1-2 साल बाद फिर से आपको न्यूज में दिखता ही है, लेकिन अभी तक पूछा नहीं गया यहाँ से प्रश्न। इससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसी बीमारियां हैं जिनसे प्रश्न पूछ लिया गया है, लेकिन यहाँ से प्रश्न अभी तक नहीं पूछा गया है, तो इसलिए हो सकता है कि इसे यहाँ से भी प्रश्न बने, इसलिए मैं इसको आपको एक बार और बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा इसको। निपा वायरस जो है ये एक प्रकार के यहाँ पे जेनेटिक वायरस है, ठीक है, एक प्रकार से, और ये जानवरों से इंसानों में फैलता है, ठीक है। ये किस प्रकार से है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि आरएनए, ठीक है, या फिर इसी को राइबो न्यूक्लिक एसिड वायरस है, ठीक है। सबसे पहले इसको मलेशिया और सिंगापुर में देखा गया। ये आप देखें कि घरेलू सुअर इसमें देखा गया, कुत्ते, फिर बिल्ली, बकरियां, घोड़े और भेड़, इन सभी चीजों में, इन सभी प्रजातियों में आपको मतलब जानवरों में देखने को मिलेगा। इसका संक्रमण कैसे होता है, तो इसका संक्रमण आप यहाँ पे भी चित्र में भी देख रहे होंगे, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके से, खास करके चमगादड़ इसके मुख्य रूप से वाहक होते हैं, ठीक है। ये लोग मुख्य रूप से इनकी भूमिका होती है फैलाने का, देख रहे हैं आप इस तरीके से ब्लड, यूरिन, स्लाइवा, तो इन सभी से ये कहीं ना कहीं गिरा देते हैं, या फिर जैसे फल में लग गया इनका स्लाइवा, ठीक है। तो ये सब चीजों कारण से फिर क्या होता है, ये इसी तरीके से फिर मनुष्यों में एंटर करता है और फिर इससे मनुष्य जो है यहाँ पे निपा वायरस से ग्रसित हो जाता है, ठीक है। इसके बारे में बताया जा रहा है। फिर अगर इसका हम लोग लक्षण देखें तो निपा वायरस का क्या लक्षण होता है, तो इसमें मानव संक्रमण के अंतर्गत दिखेंगे बुखार, सिर दर्द, ठीक है, और उनिंदापन, ठीक है, फिर भटकाव, मानसिक भ्रम, कोमा, संभावित मृत्यु भी इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। और फिर एंसेफ्लाइटिक सिंड्रोम सामने आता है, तो ये भी सामने आपको दिखता है। उसके बाद से रोकथाम इसके लिए क्या है, तो इसके लिए अभी तक उस तरीके से कोई भी टीका वगैरह नहीं है। नॉर्मली इसको देखभाल यही सब करते हैं, नॉर्मल तरीके से जितना हम लोग अगर अच्छे से देखभाल करें तो बेहतर व्यक्ति हो सकता है, बस यही है। कुछ अलग से टीका इसका अभी तक नहीं बनाया गया है। शंकराचार्य की अभी 108 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई है, ये न्यूज में है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे शंकराचार्य के बारे में भी, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में, ओमकारेश्वर पर्वत, ठीक है, ओमकारेश्वर ओमकर पर्वत पर इसको मतलब ये जो प्रतिमा है बनाई गई है। आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ये ऊंची प्रतिमा है, इनका अनावरण अभी किया गया है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का अद्वैत धाम की आधारशिला रखी गई अभी, ठीक है। तो अद्वैत धाम, ठीक है, इससे संबंधित है। अब इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे क्या है ये क्या है। तो देखिए एकात्मकता की प्रतीक, तो ये जो प्रतिमा है वो एक तरीके से एकात्मकता की प्रतीक है, ठीक है। और इसको स्टेच्यू ऑफ वननेस के नाम से भी यहाँ पे नाम दिया गया है, ठीक है। तो इसको स्टेच्यू को याद रखेंगे। स्टेच्यू ऑफ वननेस किससे संबंधित है, तो आदि शंकराचार्य से संबंधित है, इस तरीके से याद रखेंगे, ठीक है। तो एकात्मकता की प्रतिमा, ठीक है, ये तो इससे संबंधित अभी मैं आपको बताया। इसको बनाने में लगभग 88% कॉपर, 4% जिंक, 8% टीन, इन सभी को मिश्रित करके, ठीक है, बनाया जा रहा है। और लगभग ये 11.5 हेक्टेयर भूमि में स्थापित है। देखिए जरूरी नहीं है आप इसको बल्कि याद रख सकते हैं अगर आप रखना चाहते हैं तो, ठीक है। इसके शिल्पकार कौन है, तो भगवान रामपुरे, ठीक है। और इनकी पेंटिंग के लिए जो चित्रकार है वासुदेव कामत।
अब ये जो मूर्ति है ये आध्यात्मिक यात्रा को एक तरीके से प्रारंभिक जो इनकी प्रारंभिक वर्षों में जो यात्रा इन्होंने जो किया था आध्यात्मिक यात्रा, उसका प्रतीक के रूप में ये बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये प्रदर्शित करेगा ये मूर्ति। ठीक है, आदि शंकराचार्य के बारे में थोड़ा सा हम लोग इनके बारे में देखते हैं। तो इनका जन्म 11 मई 788 ईस्वी को कलाडी, ठीक है, कलाडी जो है कोची केरल में है, यहाँ पे हुआ था। और ये शिव भक्त थे। ठीक है, इन्होंने सनातन धर्म के प्रचार के लिए भारत के चारों कोनों पर 4 मठों की स्थापना की। तो ये 4 मठ कौन से हैं मैं इनको आप बता रहा हूँ, आपको ध्यान देंगे इसमें। देखिए, पहला श्रृंगेरी। ठीक है, श्रृंगेरी जो है ये शारदा पीठ भारत के दक्षिण में, ठीक है, दक्षिण में रामेश्वरम में स्थित है। यहाँ पे आपको चित्र भी दिख रहा है, तो ये रामेश्वरम में स्थित है। उसके बाद से गोवर्धन मठ, तो ये उड़ीसा के पुरी में स्थित है। ठीक है, और इसका संबंध जो है भगवान जगन्नाथ मंदिर से है। ठीक है, यहाँ पे है, आपको दिख रहा है। उसके बाद से द्वारका मठ या शारदा मठ, तो ये मठ गुजरात में है, द्वारका धाम में, यहाँ पे। उसके बाद से ज्योतिर्मठ, ठीक है, तो ये उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम में, ठीक है, यहीं पे है। और इन्होंने जो है संस्कृत में वैदिक सिद्धांत, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भागवत गीता पर कई टिप्पणियां भी लिखी। इन्होंने अद्वैतवाद के सिद्धांतों का भी प्रतिपादन किया। ये सारी बातें हैं, लेकिन ये 4 जो अलग अलग आपको मठ दिख रहे हैं, इनको थोड़ा ध्यान रखेंगे। अद्वैतवाद यहाँ पे बात चल रहा है, तो ये क्या है, अद्वैतवाद क्या है। देखिए, अद्वैतवाद अगर हम लोग नॉर्मल सिंपल बोले तो अद्वैतवाद में एक तो आत्मा और एक ब्रह्म, ठीक है, तो ये दोनों जो है अलग नहीं है। यानी कि हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि आत्मा और ईश्वर अलग नहीं है, एक ही। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे बातें की जा रही है। आत्मा ब्रह्म से अलग नहीं है, यानी कि ब्रह्म ही आत्मा है। तो इस प्रकार से ये बातें यहाँ पे इनका मेन फिलोसॉफी था। ये दर्शन संसार को एक भ्रम बताता है, तो ये भी बातें याद रखेंगे। और सुख दुख सभी कार्य संभावनाएं केवल भ्रम है। ठीक है, तो ये सब इस तरीके से ये इनका अपना अद्वैतवाद का फिलोसॉफी है। फिर ओमकारेश्वर, तो ओमकारेश्वर देखेंगे तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। नर्मदा नदी के बीच मंधाता या फिर शिवपुरी नामक द्वीप पर ये स्थित है। और ये जगह जो है शंकराचार्य की ज्ञान, गुरु और संन्यास की भूमि। ठीक है, उन्होंने अपने गुरु गोविंद भगवत पाद के संरक्षण में 4 साल बिताए थे यहाँ पे, और गहन शिक्षा भी प्राप्त की थी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लगभग आज का जो है सारी चीजें जो जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थी उन सभी को हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, वीडियो को एक बार जरूर आप लोग लाइक कर देंगे। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।